हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले जानते हैं कंबशन क्या होता है। केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज नोन एज कंबशन। ठीक है, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें हीट दे रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, उस केमिकल प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंबशन। केमिकल प्रोसेस क्या होता है हमें पता है। केमिकल प्रोसेस में ये होता है कि अगर हमारे पास पहले कोई रिएक्टेंट है और प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला, ये रिएक्टेंट था, अगर मतलब जो रिएक्ट करता है पहले, प्रोसेस से पहले रिएक्ट जो करता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिला, तो अब ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली स्टेज पे नहीं जा सकता। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जो मेल्ट हुआ मतलब पानी में, पानी फिर से आइस बन सकता है, लेकिन ऐसा केमिकल प्रोसेस में नहीं होता। तो जैसे कि हम लोगों ने, अगर हम लोग पेपर को जला दें, पेपर को हम लोग जला दें तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में बदल जाएगा, फिर से पेपर नहीं बन सकता है ना, और हीट भी जनरेट करेगा, तो वो कंबशन हो गया। अब फ्यूल क्या होता है, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड फ्यूल। तो हमारे से एग्जाम्पल में जब हम लोग पेपर को जला रहे थे तो फ्यूल क्या हुआ, फ्यूल हुआ पेपर। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे क्या करते हैं, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, मतलब हमें एयर की ज़रूरत है कंबशन के लिए। ये मैंने पहले ही वीडियो में भी आपको बताया था, है ना। क्यों ज़रूरत है भाई एयर की, क्योंकि वो O2 ऑक्सीजन देगी हमें, और ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर भी एक टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे हमें किसी चीज़ को लाइट करना है, इग्नाइट करना है, जलाना है, पेपर की बात कर लेते हैं, तो क्या पेपर में अगर हम लोग यहाँ पे लाइटर ले जाएं, लाइटर जो होता है, ठीक है, पेपर के पास ऐसे लाइटर ले जाएं और फिर पीछे ले आएं, तो क्या ऐसा होगा कि उसमें आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। क्यों? हम लोग कैसे जलाते हैं पेपर को, इस लाइटर को हमें थोड़ी देर तक यहाँ पे रखना पड़ता है। ऐसे एक बार यहाँ पे आग लग गई तो फिर पूरा पेपर जल जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे क्यों रखते हैं लाइटर को, ताकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब मिनिमम टेम्परेचर जो कि किसी भी सब्सटेंस को इग्नाइट कर सके, आग लगा सके, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर पेपर का अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो आप थोड़ी देर अगर फायर को, आग को यहाँ पे रखेंगे पेपर के पास, तो उसके बाद इतना टेम्परेचर पहुँच के और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर समझ गए, मिनिमम टेम्परेचर होता है जब कोई सब्सटेंस फायर कैच कर पाए, है ना, फायर उसमें आग लग पाए, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब आ जाते हैं अपनी मैच स्टिक की कहानी पे। ठीक है, जैसे कि घर में माचिस जो होती है, हम लोग माचिस जिसे कह सकते हैं, माचिस की तीली, माचिस और माचिस की तीली, तो उसका क्या पास्ट है, क्या हिस्ट्री है, ये देखते हैं। तो इन एंशिएंट इजिप्ट पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर, पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर, सल्फर में डिप किया हुआ पाइन वुड, पाइन वुड एक पेड़ होता है हमें पता है, उसकी लकड़ी में सल्फर लगा लेते थे लोग और फिर उसी को मैच स्टिक जैसे यूज़ किया करते थे एंशिएंट इजिप्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ 200, अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, सेफ्टी मैच स्टिक कहते हैं उन्हें, पहले वो सेफ्टी मैच स्टिक नहीं है, वो उसमें आग ज़्यादा भी लग सकती थी, कम भी लग सकती थी, कि कभी भी आग लग सकती थी, ये सब हो सकता था, उसमें सेफ्टी कोई नहीं थी उसमें। इसलिए अभी सेफ्टी मैच स्टिक जल्दी से ही इन्वेंट हुई हैं, है ना, जल्दी ही इन्वेंट हुई हैं। 200 ईयर्स अगो, सम कुछ 200 साल पहले इन्वेंट हुई है सेफ्टी मैच स्टिक। तो अर्लियर, उसमें भी दो स्टेज हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अर्लियर और नाउ, मतलब पहले, थोड़ा सा और पहले जब हम यूज़ करते थे तो सेफ्टी मैच स्टिक कैसी हुआ करती थी। तो उसमें क्या होता था, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है पता है, मैच स्टिक के स्टिक में, ये यहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस। इसी के साथ कुछ ग्लू होता है ताकि ये स्टिक में चिपका रहे, ठीक है, डंडी में चिपका रहे, है ना, ग्लू होता है। और ग्लू के बाद स्टार्च भी होता है। अब यहाँ पे ये हमारा बन गया मैच स्टिक, इसे हम लोग रब करेंगे किसी रफ सरफेस पे जिसमें फ्रिक्शन बहुत होगा। रफ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट कुछ डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो इसमें आग लग जाएगी। बस यही इसके पीछे का फंडा है पूरा, क्लियर है। अब हमें पता है क्या किया, अब हम लोगों ने नाव मतलब अब कुछ चेंज किया होगा ना, पहले जो था मैच स्टिक में कुछ खराबी थी, क्या खराबी थी, ये व्हाइट फॉस्फोरस मतलब पॉइजन है, प्रॉब्लम तो है ही है,
प्रॉब्लम किस वजह से, क्योंकि जो वर्कर्स मैच स्टिक को बनाने में लगे हैं उनके लिए भी ये खतरा था, ठीक है, खतरा है। और जो कंज्यूमर, जो हम लोग यूज करते हैं, उनके लिए भी ये खतरा है व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि ये एक पॉइजन है, तो हमें इसे यूज होने से बचाना है। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस इज नॉट एडेड। व्हाइट फॉस्फोरस हम लोग ऐड नहीं करते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। किसमें, मैच स्टिक में, ठीक है। और बॉक्स में हम लोग क्या रखते हैं, बॉक्स में हम लोग रखते हैं पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस। अब इसका फंडा क्या है, कैसे काम करता है, मैं भी बताता हूँ। रबिंग सरफेस पे पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस होता है। अब चलिए आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। जो आजकल की मैच स्टिक है, मतलब नाउ जो मैंने लिख रखा है, पहले की उसमें क्या था, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि व्हाइट फॉस्फोरस था जो कि प्रॉब्लम थी, हमें उसे हटाना है, तो हम लोगों ने यहाँ रेड फॉस्फोरस ऐड कर दिया। किसमें, जो बॉक्स होता है ना, मैच स्टिक का बॉक्स जो होता है, यहाँ पे हम लोगों ने रेड फॉस्फोरस डाल दिया, तभी वो थोड़ा सा रेड कलर का भी होता है ना। और पाउडर्ड ग्लास क्यों डाला, ताकि हम सरफेस को और रफ बना सकें, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, है ना। तो वर्क कैसे करता है, देखिए यहाँ पे अब सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है मैच स्टिक में। इस मैच स्टिक को जब हम इसमें रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण कुछ हीट जनरेट होगी। अब वो हीट जो है रेड फॉस्फोरस को व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देगी। अब व्हाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट को हीट देगा, पोटेशियम क्लोरेट फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में आग लगा देगा, इग्नाइट कर देगा, जिसकी वजह से ये पूरी मैच स्टिक जल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बस इस तरह से हमारी मैच स्टिक काम करती है। आप लोग एक काम करिए, इन्हें याद कर लीजिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, और रबिंग सरफेस पे होता है पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस। पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था व्हाइट फॉस्फोरस होता था, बस इन दो चीज़ों के साथ, और ग्लू और स्टार्च भी होता था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं भाई इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जल्दी से उनमें आग लग जाती है, फायर कैच कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है, पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे, तो पेट्रोल पंप पे पिलर वगैरह पे, जहाँ पे पिलर्स होते हैं, तो कई पिलर्स पे ऐसे फायर का साइन बना होता है, आग का, है ना। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ, है ना, जिनमें आग जल्दी लग सकती है। तो ये फायर का साइन क्या डिनोट करता है पता है, यही कि हाईली इनफ्लेमेबल। यहाँ पे थोड़ी सी भी आप लोग मैच स्टिक लाए, थोड़ा सा भी हीट दिया तो इसमें आग लग जाएगी, है ना। जैसे कि कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी तो गैस अपने घर में ही है, हम लोगों ने देखा है। जैसे ही हम लोग मैच स्टिक लाते हैं, बहुत ही रैपिडली बर्न हो जाती है, बहुत ही जल्दी से आग लग जाती है ना। तो ये सब चीज़ें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर। अगर कभी भी हमें आग लगानी है तो यहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। फ्यूल होना चाहिए अपने पास, एयर होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए। फ्यूल क्यों, फ्यूल तो वही है जो कंज्यूम होगा, अगर फ्यूल नहीं होगा तो हम आग किस में लगाएंगे, ठीक है। फ्यूल वो है, एयर क्या करेगा, एयर O2 देगा, है ना, एयर O2 देगा। हीट क्या करेगी, हीट इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचाएगी। जैसे किसी चीज़ को जलाना है, पेपर को भी हम जलाए थे याद है, थोड़ी देर तक हम लोगों ने हीट दी, तो हीट क्या करेगी, इग्निशन टेम्परेचर तक, इग्निशन IT मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाएगी फ्यूल को, ठीक है। हीट ये काम करेगी। इतना सा था, बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ टू कंट्रोल फायर, ठीक है। फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर आग लग गई तो कैसे बुझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वाटर कैन बी यूज्ड टू डाउज द फायर विच आर कॉज्ड बाय वुड एंड पेपर। लकड़ी या पेपर और प्लास्टिक और कॉटन, ये जो नेचुरल हमारे पास फाइबर्स थे, इन सब में अगर आग लगती है तो हम लोग पानी का यूज़ कर सकते हैं और पानी को फिर आग को बुझा सकते हैं। डाउस का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। फायर को, आग को हम लोग बुझा सकते हैं पानी का यूज़ करके, लेकिन हर तरीके की आग में हम लोग पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे हो गए पेट्रोल, इनफ्लेमेबल मटेरियल मैंने आपको बताया था, ज्वलनशील पदार्थ जो बहुत ही जल्दी से जल जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ पे भी हम लोग पानी का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि करंट भी तो रहता है ना उसमें, तो करंट दौड़ जाएगा, जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जहाँ जहाँ पानी गिरेगा, वो पूरी जगह करंट कंडक्ट हो जाएगा, करंट बहने लग जाएगा पानी के साथ साथ, है ना। तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। ये आप लोगों ने सिलेंडर तो देखा होगा बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, मॉल्स की बिल्डिंग है, तो उसमें ये इस तरह का होता है ना,
इस तरह का होता है CO2 का सिलेंडर, ऐसा होता है। यहाँ पे एक पिन होती है, इस पिन को आप लोग पीछे खींचेंगे तो CO2 इसमें से निकलेगी। अब हम CO2 को यूज़ क्यों करते हैं, CO2 कैसे पेट्रोल को बुझा सकती है और पानी पेट्रोल को क्यों नहीं बुझा सकता। हमें पता है कि जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, लाइटर देन वाटर, पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। तो अगर हम इस पर पानी डालेंगे तो पानी के ऊपर आके ये जलने लग जाएगा, जलता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है पानी डालने का। हम लोग यूज़ कर सकते हैं CO2 का। CO2 क्या है, सबसे पहली बात CO2 जब बाहर आती है ना, तो बाहर आती कोई भी गैस, हमें ये पता है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, साइकिल हम सब चलाते हैं, साइकिल की व्हील में जब हम लोग हवा भरते हैं तो मान लीजिए हवा भर रहे हैं आप लोग, अब भरते भरते यहाँ से पंप निकल गया और वॉल्व खुला है तो हवा निकलती है ना बाहर। तो जब हवा बाहर निकलती है तो हमें ये पता है कि वो ठंडी रहती है। अगर आपने कभी वहाँ पे हाथ लगाया हो तो ठंडी हो जाती है हवा। तो ठंडी क्यों हो जाती है, ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी हवा एक्सपैंड, मतलब कोई भी एयर एक्सपैंड करती है, कोई भी गैस एक्सपैंड करेगी तो वो कूल हो जाएगी, ठीक है, ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब पंप के साथ उसे अंदर भर रहे हैं तो वो कंप्रेस हो रही है तो वो गर्म हो जाती है। देखिए ट्यूब भी गर्म हो जाता है और जो हमारा पंप है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जब CO2 बाहर आती है तो एनॉर्मसली एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है बहुत अच्छे से। तो जब फैल जाएगी तो क्या होगा, एक तो ठंडी हो जाएगी, फैलने पे ठंडा होता है, मैंने अभी बताया था, तो एयर भी ठंडी हो जाएगी, जो इसके अंदर CO2 रहेगी वो भी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद वो फैल जाती है तो एक ब्लैंकेट की तरह जहाँ पे भी फ्यूल जल रहा होता है उसे कवर कर लेती है। कवर करने से क्या होता है, अब CO2 जो होती है वो हैवियर होती है O2 से भारी होती है, तो ऐसे ब्लैंकेट की तरह कवर कर लिया। अब अंदर जो ऑक्सीजन बचा, हमने क्या एक और कंडीशन पड़ी थी कि हमें कुछ भी फायर को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है ना भाई। हमें कोई भी कहीं पे भी आग लगाने के लिए क्या 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 रिक्वायरमेंट होती है, एक तो फ्यूल होता है, एक हीट होता है ना, फ्यूल, हीट और एयर, तीन चीजें, तीनों के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। फ्यूल चाहिए जलाने के लिए, हीट चाहिए इग्निशन टेम्परेचर रीच कराने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर के पार ले जाने के लिए, और एयर क्यों चाहिए, ताकि यहाँ पे O2 मिल सके, हमें इससे ऑक्सीजन मिल सके। तो बस CO2 का सिंपल काम ये है कि वो O2 को कांटेक्ट में आने से, अंदर O2 को आने से रोक लेती है। ऐसे ब्लैंकेट की तरह कवर कर लिया तो अंदर जितनी O2 बची उससे कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और जलता रहेगा। बाहर अब हमें और रिक्वायरमेंट जब भी होगी O2 की तो CO2 की लेयर आ जाएगी, तो और अंदर O2 नहीं आ पाएगी और वहीं पे हमारी जो फायर है वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी फायर, है ना। बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। तो क्या क्या मेन पॉइंट है, CO2 एक हैवियर गैस है O2 से हैवियर है CO2, और ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है फायर को, O2 को और अंदर नहीं आने देती, जितनी अंदर O2 होती है जल के वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात ठंडी भी होती है वो, क्यों, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है गैस, इस वजह से ठंडा होता है। तो दो इसके पॉइंट हो गए CO2 को हम लोग क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट वे टू गेट CO2। अगर हमारे पास ये CO2 का सिलेंडर नहीं अवेलेबल है तो और कैसे CO2 बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को पाउडर को हम लोग अगर फायर के सामने, फायर के पास में ले जाके गिरा देंगे बहुत सारा, तो CO2 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकल जाएगी, बस फिर अपनी जो आग है वो बुझ जाएगी, है ना, आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी टर्न ऑन द गैस स्टोव द गैस। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन पे, जो कंबशन होता है कितने तरीके का होता है। तो व्हेन वी टर्न ऑन द गैस स्टोव द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, इट इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो गैस स्टोव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रैपिड कंबशन में, गैस स्टोव सबसे बढ़िया एग्जांपल है। क्या होता है, हम लोग बर्निंग मैच स्टिक, माचिस की तीली जलती हुई पास में ले जाते हैं गैस स्टोव के, गैस ऑन करते हैं और बहुत ही जल्दी से एकदम ऐसे ब्लास्ट टाइप का थोड़ा सा होता है और जल जाती है ना, ब्लास्ट नहीं होता लेकिन बहुत ही रैपिड पकड़ लेती है बहुत जल्दी से और आग लग जाती है उसमें स्टोव में, है ना। उसके बाद हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंबशन को कहते हैं रैपिड कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉजेज, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि पी यानी फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब फॉस्फोरस का क्या केस है, अगर हम लोग फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो अपने आप उसमें आग लग जाएगी, है ना, अपने आप आग लग जाएगी। फॉस्फोरस को हम लोगों ने कोई भी बाहर से हीट नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है 32 डिग्री सेल्सियस कि अपने आप उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें अपने आप हो जाता है कंबशन। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन reaction takes place with evolution of heat, light and sound. With evolution of heat, light and sound, a large amount of gas is also liberated. हम लोगों ने क्रैकर्स बहुत चलाए हैं, हमें पता है, पटाखे
क्रैकर मतलब पटाखे, तो उसमें क्या क्या निकलता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड, एक साथ हीट, लाइट और साउंड तीनों चीज़ें निकलती हैं, और गैस भी निकलती है, बहुत सारा स्मोक हो जाता है ना, पॉल्यूशन, तो उसमें वो गैसेज होती हैं, हार्मफुल गैसेज होती हैं। तो जब भी ये तीनों चीज़ निकले, हीट, लाइट और साउंड और गैस, ये सब निकले, तो क्या होगा, वो उसे हम लोग कहेंगे एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है ना, धमाका। इट कैन ऑल्सो हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर। ये एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब हम लोग क्रैकर यानी कि पटाखे पे प्रेशर अप्लाई कर पाए, है ना, प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी वो बर्स्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस विच वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ठीक है, जैसे कि वैक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, और इन्हीं सबको हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, घर में फ्यूल के लिए, है ना। घर में फ्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वैक्स कहाँ पे, वैक्स जो कैंडल होती है, कैंडल फ्लेम देती है, ऐसे ये जो फ्लेम है कैंडल फ्लेम देती है। केरोसिन ऑयल को जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टोव में, पहले स्टोव आते थे केरोसिन ऑयल के, मिट्टी के तेल के, उसमें केरोसिन ऑयल पड़ता था और फिर यहाँ पे फ्लेम मिलता था हमें, जिसमें हम लोग खाना बना सकते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हमें फ्लेम मिल सकता है उन्हीं को हम लोग घर के लिए फ्यूल जैसे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फ्लेम किन चीज़ों से मिल सकता है, जो चीज़ वेपोराइज कर जाए। वेपोराइज करने का क्या मतलब है, जो हवा में वेपर्स में एग्जिस्ट कर पाए, जैसे कि केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब वेपर मतलब उड़ जाते हैं ना। डीजल आप लोगों ने सुना होगा, खोल दो, अगर छोड़ दो डीजल को ऐसी हवा में तो उड़ जाएगा, तो मतलब वेपराइज हो जाएगा वो, तो डीजल भी फ्लेम देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चारकोल डजंट वेपराइज हेंस इट डजंट गिव फ्लेम। चारकोल जो है हमारे पास, जो लकड़ी को हम लोग हीट करते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट करेंगे तो काला काला कोयला जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं चारकोल। ठीक है, कोयले की तरह ही होता है वो भी। कोयले का डिफरेंस क्या होता है कि कोयले को हम लोग जमीन के नीचे से डिग करके निकालते हैं ना, जमीन के नीचे से ड्रिल करके निकालते हैं कोयले को, कोयले की होती है खान। चारकोल हम लोग बनाते हैं किससे, लकड़ी को जब हीट करेंगे बहुत ही ज्यादा तो काला काला सा जो सब्सटेंस मिलता है वो होता है चारकोल। ठीक है, तो वो वेपराइज नहीं करता, इसलिए उसमें फ्लेम नहीं आएगा। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, केजे पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम कोई भी फ्यूल 1 kg 1 किलो कोई भी फ्यूल लेंगे और उसकी हम लोग हीट निकालेंगे कि पूरा 1 किलो कंज्यूम होने के बाद, जब पूरा 1 किलो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो उसने हीट हमें कितनी दी, उसी चीज को हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं किलो जूल में पर केजी, तो इसकी यूनिट हो गई किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अब वही सिंपल सी बात है, फ्यूल जो हम लोग जलाते हैं उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो एनवायरमेंट में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम गर्मी कम हुई थी, लेकिन इस बार अब जब गर्मी पड़ी तो और ज्यादा टेम्परेचर हो गया ना। अब और आगे जब होगी तो और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा गर्मियों में, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां से साफ पानी आता है जिसे हम लोग पी सकते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं ना। तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल जो राइज हो जाएगा, सी लेवल जो होता है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले पानी इतना था, अब पानी और आ गया तो पानी का लेवल राइज हो गया। अब लेवल राइज हो गया तो पानी कहीं जाएगा भी। तो कोस्टल एरियाज, वो विलेज, गांव वगैरह जो होते हैं जो समुंदर के बगल में होते हैं, उनमें फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़। नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ कोल डीजल रिलीजेस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इट इज सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये सफोकेटिंग कहने का मतलब दम घोट सकती है ये गैस जो होती है SO2। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल इंजन गिव ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड, सच रेन इज एसिड रेन। ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी कर रखा है कॉन्सेप्ट। ठीक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में कवर कर रखे हैं, है ना। तो पेट्रोल इंजन गिव ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो होती हैं डिसॉल्व हो जाती है रेन वाटर, मतलब जब पानी गिरता है रेन का, बारिश का जब पानी गिरता है तो उसमें सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती हैं। मिलने के बाद क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। अब जब वही पानी नीचे जमीन पे गिरता है तो उसे हम लोग कह देते हैं एसिड रेन। ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, बिल्डिंग के लिए, है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन व्हीकल्स इज
रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, मैंने पहले ही बताया था, एक क्लीनर फ्यूल है, वो कम अमाउंट में सारी गैसेस रिलीज करती है, जिसकी वजह से एसिड रेन नहीं होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना। तो एक क्लीनर फ्यूल है सीएनजी। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम लोगों ने सक्सेसफुली कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर खत्म कर लिया है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।